हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 सिविक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। आज के इस क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होता है? पीपल के पास होता है। मतलब पीपल के पास ये पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आमतौर पे हम बोले तो लोग तो रूल नहीं करते। जैसे हमारा देश है इंडिया, इसमें क्या होता है, हमारे द्वारा डायरेक्टली रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो में। सिटीजन्स यहाँ पे क्या करते हैं? डायरेक्टली डिसीजंस को मेक करते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सिटीजन्स क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। स्टूडेंट्स, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सिटीजन्स अपने वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो 18 प्लस के लोग हैं वो क्या करते हैं? अपना वोट कास्ट करते हैं और उनके द्वारा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर लॉ मेकिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भले ही हम डायरेक्टली खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। और इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, बट वो डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला डेमोस और दूसरा होता है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल या पावर। इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन कर देंगे तो डेमोक्रेसी क्या है? पीपल का रूल होता है या पीपल का पावर होता है। तो कैसे होता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन यूएस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने एक कोट दिया था और वो कोट था कि डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है एंड फॉर द पीपल होता है। मतलब डेमोक्रेसी में लोग ही क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनके लिए ही रिप्रेजेंटेटिव क्या करती है? काम भी करती है और लोगों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इलेक्शंस में जो 18 प्लस लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं देश के, वही पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का है, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों के लिए ही है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसका मोटो क्या होता है कि वो लोगों के वेलफेयर में काम करते हैं या लोगों के नीड्स को पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होगा जिसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी होते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का जहाँ पे सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली वो लॉज बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या इंडिया में होता है या इंडिया में नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं होता है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सभी लोगों से हम क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करवा पाएंगे, लॉ मेकिंग करवा पाएंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन देशों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती है। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है इसका वो है स्विट्जरलैंड, जिसमें क्या होते हैं कि जो भी सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली डिसीजंस मेकिंग करेंगे, लॉज बनाएंगे और इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बजाय वो क्या करते हैं? जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, जो भी इश्यूज उनके पास आते हैं, जो भी पॉलिसीज उनके पास आते हैं, उन पॉलिसीज पे अपना डायरेक्ट वोट करते हैं और फिर वो अपना ओपिनियंस को आगे रखते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करता है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स इकट्ठे बैठते हैं टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी इश्यूज हैं, ऐसे जो भी इश्यूज हैं जिस पर जो डिसीजंस लिए जा सकते हैं, लोगों के भलाई में डिसीजंस लिए जा सकते हैं, उन सभी पॉलिसीज के ऊपर में जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। पीपल इस पे डायरेक्टली वोट करते हैं क्योंकि उनके पास, उनके हाथ में होता है कि कौन से लॉज को वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए आए, कौन से पॉलिसीज को वो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, वो सब वो डायरेक्टली कर सकते हैं। मेजोरिटी डिसीजंस जो होता है वो फाइनल डिसीजन बन जाता है, मतलब जो डिसीजंस ज्यादा व्यक्तियों ने लिया होता है वही डिसीजंस हमारा फाइनल बन करके आता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल था कि किस प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारा वर्क करता है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि यहाँ पे सिटीजन्स, जो भी नागरिक होते हैं देश के, उसको डायरेक्टली मौका मिलता है कि वो आगे आकर के पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसीज को बनाने के लिए। दूसरा होता है कि यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स का जरूरत नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हम डायरेक्टली खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में लॉज बनती हैं और पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट करके वहां पे भेजा जाता है। तो मतलब क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, बीच का जो मीडिएटर होता है या रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो काम यहाँ पर नहीं करता है, डायरेक्टली पीपल ही इसमें इंगेज होते हैं। हर सिटीजन को चांस मिलता है कि वो अपने ओपिनियंस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी जिसका ओपिनियन होता है, हर एक सिटीजन को क्या मिलता है, यहाँ पे चांस मिलता है, मौका मिलता है कि वो अपने ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिसीजंस जो होते हैं वो मेजोरिटी में लिए जाते हैं और पीपल जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस को डायरेक्टली कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, डिसीजंस मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, वो डायरेक्टली हो पा रहा है। इसीलिए ये लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो पीपल होते हैं उसका गवर्नेंस में डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर ऐसा कोई देश है जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसे ये पॉसिबल है कि हर एक व्यक्ति से हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप अपने ओपिनियंस को दो। दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है हमारे जैसे देश के लिए, यहाँ के नागरिक के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमारे जैसे देश में ये बिल्कुल भी जो हम बोल सकते हैं सूटेबल नहीं है। तो ये ऐसे देश में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ की आबादी काफी ज्यादा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर हम हर एक व्यक्ति से उसका राय मांगते हैं, हर एक व्यक्ति से उसके पॉलिसीज के बारे में कि क्या होनी चाहिए, क्या स्कीम्स आनी चाहिए, क्या लॉ मेकिंग होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, ये बहुत ही टाइम ले लेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगला है कि सिटीजन्स के पास कई बार इनफ नॉलेज नहीं होता है। क्या सारे सिटीजन्स इक्वली अवेयर होते हैं, क्या वो इतने पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, क्या उनके पास इतना नॉलेज होता है कि क्या वो हर एक चीज पे अपनी राय को एक्सप्रेस कर सके? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अनएडुकेटेड होते हैं, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है और कई सारी चीजें होती हैं जो उनको समझ में नहीं आती है, तो वो सही तरीके से अपना ओपिनियंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज होता है। अगला है कि अगर हम वोट को ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं और हर एक मैटर पे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो उन देशों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया फॉलो करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पीपल क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और लॉज मेकिंग करवाती है। फॉर एग्जांपल, जब चुनाव आता है, इलेक्शंस होती हैं, तो वहां पे जो 18+ के नागरिक होते हैं वो जाकर के अपने वोट को कास्ट करते हैं और जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं वो फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं और फिर डिसीजंस को और लॉज को बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हम डायरेक्टली वहां जाकर के डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डायरेक्टली वहां पे नहीं बैठते हैं, ना ही हम सारे मुद्दों को वहां पर देखते हैं, ना ही अपने ओपिनियंस को डायरेक्टली वहां पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है।
ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे पॉपुलेशन देश की ज्यादा होती है। आमतौर पे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही देखते हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश बहुत ही कम होते हैं। आइए जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल होता है उन देशों में जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, टाइम को बचाती है, रिसोर्स को बचाती है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छा करती है। तो मैंने पहले भी ये पॉइंट्स बताया, अगर टाइम को बचाना है, प्रोसेस को, अगर हमें क्या होता है कि कई बार आबादी ज्यादा होती है, टाइम काफी ज्यादा लग सकता है, रिसोर्सेज काफी ज्यादा लग सकती है, तो हम रिसोर्सेज और टाइम को अगर बचाना चाहते हैं और आबादी बहुत ज्यादा है, तो वैसे देश में हमें हमेशा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करवाना चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे वर्क करता है। सिटीजन्स वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस के टाइम पे नागरिक अपना वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है और सिटीजन्स जो होते हैं वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। एक और फायदा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि अगर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि जो भी चुनकर सरकार आई है वो हमारे लिए काम अच्छा नहीं कर रही है, तो उसके पास एक और मौका होता है कि वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट चुनाव में अपना वोट को कास्ट करके गवर्नमेंट को जो है चेंज भी कर सकती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फीचर है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, उनके लिए सही लॉज या पॉलिसीज नहीं ला रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसे हम देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स में नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन। सही बात है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो क्या वो हमेशा पब्लिक ओपिनियन को लेकर चलेंगे, क्या पब्लिक के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आएंगे, क्या पब्लिक के ओपिनियंस मिसमैच नहीं होंगे। ऐसा दोस्तों कि अगर हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पब्लिक ओपिनियन को वो रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे पब्लिक ओपिनियंस को उतना कंसर्न में नहीं लिया जाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। दूसरा पॉइंट है करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर भी हो सकता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं वो पावर में होते हैं और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए काम भी करेंगे, हमारे लिए सही डिसीजन, सही लॉज भी लेकर आएंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि जो पावर में होते हैं वो मिसयूज भी करते हैं, करप्शन के कई सारे चार्जेस भी उन पे लगते हैं, जिसकी वजह से जैसा उनको काम हमारे लिए करना चाहिए था वो उस तरीके से, फेयर तरीके से काम को नहीं कर पाते हैं। तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज यहाँ पर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अगला पॉइंट है सिटीजन्स पार्टिसिपेट लेस डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। सही बात है कि सिटीजन्स को ये इच्छा करता है कि हम हर मुद्दे पे अपना जो ओपिनियंस है वो बताएं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो उनके ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि इस सिस्टम में ये कमी हो सकता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है कभी कभी इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो पीपल के कंसर्न को इग्नोर भी करते हैं। कई बार ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो पीपल के कंसर्न पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जो मुद्दा वो चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए, जो वो चाहते हैं कि उस पर लॉज बने, जो वो चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उस कंसर्न को कभी कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, जो सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशंस भी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत जरूरी भी है कि हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही अवेलेबल है, क्योंकि सारे सिटीजन्स यहाँ पे अगर चाहेंगे कि हम क्या करें, डेली बेसिस पर लॉज पॉलिसीज लेकर के आएंगे, तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए भारत एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हमने अभी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं जो अलग अलग देश में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि मोनार्की हो गया, जैसे कि थियोक्रेसी हो गया, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया, और अभी तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में देख ही लिया। लेकिन अगर हम सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखें तो एक बात हमें साफ समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। इतने सारे
फीचर्स को जानने के बाद अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों के पास क्या होता है, राइट होता है अपनी सरकार को चुनने का। और गवर्नमेंट भी हमेशा ये चाहेगी कि जो लोगों के हित में काम करे, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें चुना है एक तरीके से। तो उनको जो है अकाउंटेबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के हित में काम करे, उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड्स है उस पर काम करे। अगर गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रही है तो उनको एक डर भी हो सकता है कि अगले चुनाव में जो है उनको पीपल वोट नहीं कास्ट करेंगे और वो रिप्लेस भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खासियत है डेमोक्रेसी की। जो वैल्यूज और आइडियाज होते हैं गवर्नमेंट के, तो इसका जो वैल्यूज है मतलब गवर्नमेंट हमेशा क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे लोगों के लिए हम क्या पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, क्या लोगों के हित में काम हो रहा है कि नहीं, क्या लोगों की भलाई हो भी रही है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के नीड्स और लोगों के कंसर्न्स को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। Our country is a democracy, and you can see many of the features of a democracy in our lives every day. It is therefore no wonder that more than half of the countries in the world are adopted democracy. यानी कि आधा से ज्यादा देश जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेहतर होता है। आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।